स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की बात कर रहे हैं जिनका नाम आते ही रगों में खून दौड़ने लगता है, भगत सिंह। हम उनके जीवन और उनके विचारों में आए उस ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करेंगे जिसने उन्हें एक उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारी बनाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं उनके इस बेहद शक्तिशाली और मशहूर विचार से। जरा सोचिए, ये बात उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान फेंके गए पर्चे में लिखी थी। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि उनका विरोध कितना सोच समझकर किया गया था और वो अपने इरादों को लेकर कितने स्पष्ट थे। तो असेंबली में बमबारी, इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हम सीधे उस घटना से करते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बात है 8 अप्रैल 1929 की और जगह थी दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की रणनीति वाकई बहुत दिलचस्प थी। उनका तरीका अचानक से किया गया कोई हमला नहीं था। बम फेंकना, इंकलाब जिंदाबाद के पर्चे बरसाना और फिर खुद अपनी गिरफ्तारी देना, ये सब जनता का ध्यान खींचने के लिए एक बेहद नाटकीय लेकिन पूरी तरह से सुविचारित योजना का हिस्सा था। उनका मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। वो बस कुछ विवादित बिलों का विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि अदालत में जब उन पर मुकदमा चले तो वो एक ऐसा मंच बन जाए जहां से उनका उपनिवेशवाद विरोधी संदेश पूरे भारत तक गूंजे। ये दिखाता है कि उनका राजनीतिक विरोध कितना सटीक और कैलकुलेटेड था। लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध। अब सवाल ये है कि महज 21 साल का एक युवा उस असेंबली रूम तक पहुंचा कैसे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे हिंसक वाक्य की तरफ जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। इन कुछ महीनों के घटनाक्रम को देखिए। इतिहास कितनी तेजी से बदला है ना। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध से शुरू हुआ यह सिलसिला लाला लाजपत राय के निधन से होता हुआ अंततः एक ब्रिटिश अफसर की हत्या तक पहुंच गया। हुआ ये था कि एक ब्रिटिश अधीक्षक के आदेश पर हुए बेरहम लाठीचार्ज में लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की जान चली गई थी। इस भयंकर त्रासदी के बाद क्रांतिकारियों ने बदला लेने की ठानी, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चूक हो गई। निशाना उस अधीक्षक को बनाना था जिसने आदेश दिया था, पर गलतफहमी में जॉन पी सैंडर्स नाम के एक जूनियर अफसर को गोली मार दी गई। इस घटना के तुरंत बाद लाहौर में पुलिस ने भारी घेराबंदी कर दी और यहीं से शुरू हुआ एक नाटकीय बचाव। पुलिस को चकमा देने के लिए भगत सिंह ने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया। बाल कटवा लिए, दाढ़ी मुंडवा ली और अंग्रेजी कपड़े पहन लिए। एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रहे एक युवा पति का रूप धरकर उन्होंने पुलिस की आंखों में पूरी तरह धूल झोंक दी। भूख हड़ताल और मुकदमा। चलिए अब वापस असेंबली बमबारी के बाद के समय पर चलते हैं। जेल में ही रहते हुए सैंडर्स की हत्या में उनकी भूमिका का सच दुनिया के सामने आया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सलाखों के पीछे जाने के बाद भी उनका विरोध थमा नहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांगें बहुत स्पष्ट थीं। भारतीय कैदियों के लिए अच्छा खाना, किताबें, अखबार और सबसे अहम, उन्हें आम अपराधियों की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। 116 ये कोई मामूली संख्या नहीं है। इतने दिनों तक भगत सिंह ने भूख हड़ताल झेली। इस दौरान उनका वजन करीब 14 पाउंड गिर गया था। उनके इस त्याग ने पूरे उपमहाद्वीप में तहलका मचा दिया और जेल की कालकोठरी का यह संघर्ष देखते ही देखते पूरे देश का संघर्ष बन गया। इसके बाद जो हुआ उसे न्यायिक इतिहास का एक बेहद विवादास्पद अध्याय माना जाता है। ब्रिटिश वायसरॉय ने रातों रात एक विशेष न्यायाधिकरण बना दिया। इस मुकदमे की जमकर आलोचना हुई क्योंकि इसमें सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आरोपियों को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं मिला और एक तरफा कार्रवाई करते हुए मौत की सजा सुना दी गई। और फिर आया 23 मार्च 1931 का वो दिन। तय समय से 11 घंटे पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह मात्र 23 साल की छोटी सी उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया। सलाखों के पीछे एक विचारक। अक्सर हम उन्हें बस एक उग्र और युवा शहीद के रूप में देखते हैं, लेकिन ये छवि उनके उस शानदार बौद्धिक काम को पीछे छोड़ देती है जो उन्होंने जेल के अंदर किया। आइए उनकी इस गहरी सोच पर नजर डालते हैं। जेल में बिताए गए समय में उनके विचारों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जहां शुरुआत में वे अराजकतावाद से प्रेरित थे और राज्य व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, वहीं जेल में किताबों के अपने व्यापक अध्ययन, खासकर लेनिन को पढ़ने के बाद उनका झुकाव पूरी तरह से मार्क्सवाद और समाजवाद की ओर हो गया। वो समाज को एक नए सिरे से बनाने की कल्पना करने लगे थे।
असेंबली में बम फेंकने के बाद दिए गए इस बयान को देखिए। उन्होंने कहा था कि जब बल का आक्रामक तरीके से इस्तेमाल होता है तो वो हिंसा है, लेकिन किसी जायज काम के लिए किया गया बल प्रयोग नैतिक रूप से सही है। ये विचार महात्मा गांधी के पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन के बिल्कुल विपरीत था और दिखाता है कि बल प्रयोग पर उनकी सोच कितनी सूक्ष्म और गहरी थी। इसी दौरान जेल में एक और दिलचस्प घटना हुई। क्या उनकी नास्तिकता उनके अहंकार का नतीजा थी? दरअसल एक साथी सिख कैदी ने उन पर आरोप लगाया कि शोहरत ने उनका दिमाग खराब कर दिया है और इसी घमंड में वे भगवान को नहीं मान रहे हैं। इस आरोप ने उन्हें अपना सबसे प्रसिद्ध निबंध लिखने पर मजबूर किया। उस निबंध का नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं, और उसमें लिखी ये पंक्तियां उनके रुख को एकदम साफ कर देती हैं। उन्होंने मजबूती से तर्क दिया कि धर्म और ईश्वर को नकारना किसी अहंकार का नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान का नतीजा है। उनके अनुसार इंसान ने अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ईश्वर की कल्पना की थी। एक विवादित विरासत। आज भी इस 23 वर्षीय विचारक की ऐतिहासिक अहमियत उतनी ही मजबूत है और आधुनिक राजनीति में उनकी विरासत को लेकर जमकर बहस होती है। चलिए देखते हैं कि आज के दौर में उन्हें कैसे याद किया जाता है। सच्चाई तो यह है कि भारत में लगभग हर राजनीतिक समूह उनके नाम और उनकी छवि को अपने अपने तरीके से भुनाना चाहता है, चाहे वो गांधी से प्रेरित राष्ट्रवादी हों, हिंदू और सिख राष्ट्रवादी हों या फिर संसदीय और उग्र वामपंथी। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा करते समय इन सभी समूहों को एक बहुत बड़े ऐतिहासिक विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन का सामना करना पड़ता है। इस ब्रेकडाउन को देखिए, मामला काफी उलझा हुआ है। धार्मिक समूहों को उनकी कट्टर नास्तिकता को नजरअंदाज करना पड़ता है, शांतिपूर्ण आंदोलनों को उनके हथियारों के इस्तेमाल को भूलना पड़ता है और उग्र वामपंथियों को आतंकवाद की उनके बाद की आलोचना को साइड में रखना पड़ता है। हम यहां निष्पक्ष रूप से सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के हिसाब से उनकी विरासत को अपनाना किसी भी विचारधारा के लिए एक जटिल पहेली है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि भगत सिंह का कौन सा रूप उस इतिहास के सबसे करीब है जिसका हमने अभी विश्लेषण किया। एक किशोर क्रांतिकारी से लेकर एक परिपक्व समाजवादी विचारक तक की उनकी इस छोटी लेकिन बेमिसाल वैचारिक यात्रा को देखते हुए ये सवाल आज भी जिंदा है। असली भगत सिंह को समझने के लिए हमें इन सभी ऐतिहासिक पन्नों को एक साथ देखना होगा। तो इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?